हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी जो तैयारी होंगी वो बेहतर चल रही होंगी, ठीक है। तो दोस्तों, एक पॉलिटी की सीरीज़ जो कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए मैं पॉलिटी के लेके आऊँगा। इसके 4 पार्ट या 5 पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको पॉलिटी के जो है 200 क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 1773 का अधिनियम है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। तो 1773 में जो स्थापित सुप्रीम कोर्ट था, इसके आपके पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, इसके पहले न्यायाधीश थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1813 का जो अधिनियम था वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला आपका प्रश्न है कि 1833 के अधिनियम में निम्न में से कौन सी बात शामिल थी। तो 1833 के अधिनियम में जो आपकी बात शामिल थी वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति करना 1833 के अधिनियम में शामिल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो भारत में जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी वो 1853 का अधिनियम था। इसके तहत भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका कि 1858 के अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1858 के अधिनियम पारित होने के समय जो भारत का वायसराय था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में कब से प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1858 के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो आपकी विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1861 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी। तो जो आपका 1861 का अधिनियम था, इसकी जो सर्वप्रमुख विशेषता थी वो था ऑप्शन सी यानी गवर्नर जनरल के अध्यादेश की शक्ति। गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश की शक्ति इसमें प्रदान की गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो 1876 में जो है आपको महारानी विक्टोरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आपकी 1892 का जो अधिनियम था 1892 का, उसके तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था वो आपका 1909 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो जो आपकी पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना थी वो आपकी की गई थी 1909 के जो 1909 का जो अधिनियम था इसके तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना आपकी जो है 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्राप्त हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसमें जो प्रावधानों का आपका सार था प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आपका किस अधिनियम में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया। तो जो आपका प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान क्या था। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसका एक मुख्य प्रावधान था आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना। इसका एक मुख्य प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 का।
अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार की किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली की स्थापना का जो पहला प्रयास था वो भारत सरकार के 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारतीयों को जो है बजट पर बहस करने का अधिकार आपका ऑप्शन नंबर ए 1892 का जो अधिनियम था इसके तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? तो भारत की जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो संविधान सभा में जो आपकी देशी रियासतें थी इससे आपके 93 प्रतिनिधि शामिल थे देशी रियासतों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक कब हुई थी? तो जो आपका संविधान सभा था इसकी जो पहले सत्र की आपकी बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहले सत्र की बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो आपकी भारतीय संविधान सभा थी इसके प्रारूप समिति के आपके जो अध्यक्ष हैं थे उस टाइम पे वो आपके भीमराव अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपकी ये प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था। ठीक है। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव सभा में किसके द्वारा यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस सभा में किसके द्वारा? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न है कि जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे उनका आपका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकरण कब किया? तो जो आपकी भारतीय संविधान सभा थी इसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकरण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो आपकी भारतीय संविधान सभा थी इसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या थी आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी 15 इसमें महिला सदस्यों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? डी 26 नवंबर 1949 को जो है भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। अगला आपका प्रश्न है कि जो संविधान की उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना थी का कितनी बार संशोधन किया गया था? तो जो आपकी प्रस्तावना थी उसमें जो आपका संशोधन किया गया था केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो जो आपका भारत का संविधान है इसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से जो आपके 250 अनुच्छेद थे वो किस अधिनियम के तहत लिए गए थे? तो जो आपके वो 250 अनुच्छेद थे वो आपके भारत शासन अधिनियम जो 1935 थे उसके तहत ये 250 अनुच्छेद लिए गए थे। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि जो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो जो आपकी भारतीय संविधान सभा थी इसमें टोटल 389 जो सदस्य थे वो शामिल हुए थे। और आज के सेशन जो का लास्ट क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग प्रस्तावना के आरंभ में किसे इंगित करता है? तो जो आपकी प्रस्तावना शुरू होती है, ठीक है, जैसे हमारी प्रस्तावना है तो प्रस्तावना जब शुरू होती है तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। तो जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा हुआ है वो इंगित करता है आपका जनता की सर्वोच्चता को, वो आपकी जनता की सर्वोच्चता को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम भारत के लोग जो आपका लिखा हुआ है वो जनता की सर्वोच्चता को इसमें इंगित करता है। तो फ्रेंड्स ये आज आपके लिए पॉलिटी की सीरीज़ थी। आपको ये सीरीज़ कैसे लगी आज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी फीडबैक आप दे सकते हैं। इसके मैं 4 पार्ट ले आऊँगा क्योंकि इसके मेरे पास 200 क्वेश्चन है लगभग
तो आपके 5 मार्च से पहले आपके लिए पॉलिटी की भी मैं 2-4 सीरीज़ ला जाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।